जब हमने पहली बार टाइटैनिक का पता लगाया तो मुझे सच्ची कहानी बताने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि दरअसल मैंने नौसेना खुफिया विभाग में 30 साल सेवा की थी। दशकों तक टाइटैनिक खामोशी में पड़ा रहा, उसके रहस्य अंधेरे में दबे रहे। शीत युद्ध के दौरान हमने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां खो दीं और ठीक उनके बीच टाइटैनिक भी था। रॉबर्ट बेलार्ड जानते थे कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। जब वे जहाज के मलबे तक पहुंचे तो समुद्र तल पर ऐसे सबूत मिले जिन्हें कोई रिपोर्ट या जीवित व्यक्ति समझा नहीं सकता था। पल थम गए, फैसले लोहे की तरह थम गए। वह सालों तक वही देखता रहा जो उसने देखा था। वाह हाँ, किसी को तो बॉब को बुलाना ही था। और मैं अंदर गया और वह वहीं था, मतलब बॉयलर स्क्रीन पर दिख रहा था। ओह, मुझे यह बहुत पसंद आया, मुझे यह बहुत पसंद आया। अब समय समाप्त होने से पहले बेलार्ड आखिरकार अपनी खोज को स्वीकार करता है, और यह उस कहानी के लिए खतरा पैदा करता है जिसे दुनिया जानती थी। किंवदंती से पहले की किंवदंती। इससे पहले कि दुनिया को पता चलता कि टाइटैनिक कहां डूबा है, रॉबर्ट बेलार्ड पहले ही समझ चुके थे कि वहां नीचे जो कुछ भी इंतजार कर रहा है वह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसका इतिहास ने कभी पूरी तरह सामना नहीं किया था। 1912 में टाइटैनिक मानव महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा थी, एक तैरता हुआ महल जिसे कभी न डूबने वाला बताया गया था। भीड़ उसकी भव्यता को देखकर चकित थी। उसका स्टील और भाप प्रगति का प्रतीक थे, जो अनंत काल तक चलने का वादा करते प्रतीत होते थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात उत्तरी अटलांटिक के ठंडे सागर में एक हिमखंड ने उस वादे को चकनाचूर कर दिया। कुछ ही घंटों में 1500 से अधिक आत्माएं अंधकार और बर्फीले पानी में समा गईं, अपने पीछे केवल कहानियां और एक अनसुलझा सवाल छोड़ गईं। वह विशाल जहाज कहां चला गया? 7 दशकों से अधिक समय तक टाइटैनिक 12,000 फीट गहरे समुद्र की गहराई में एक भूत की तरह पड़ा रहा। कोई भी गोताखोर उस तक नहीं पहुंच सका। किसी भी सोनार में उसे सटीक रूप से मानचित्रित करने की क्षमता नहीं थी। वह एक अफवाह और किंवदंती बनकर रह गई थी, एक स्मृति जो बचे हुए लोगों की गवाही तस्वीरों और कभी कभार समुद्र तट पर बहकर आई कलाकृतियों में बिखरी हुई थी। उसे खोजने का हर प्रयास निराशा में समाप्त हुआ। समुद्र धैर्य से अपना रहस्य छिपाए बैठा रहा, जब तक कि एक व्यक्ति ने उसमें छिपे रहस्यों को जानने का निश्चय नहीं किया। रॉबर्ट बेलार्ड वर्षों से इतिहास की खोज में लगे हुए थे। उन्होंने डूबी हुई पनडुब्बियों का मानचित्रण किया था और एक वैज्ञानिक की सटीकता और एक कवि के आकर्षण के साथ समुद्र तल का अन्वेषण किया था। उनके लिए गहरा सागर एक संग्रहालय था जिसे सूचीबद्ध किया जाना बाकी था, एक ऐसी जगह जहां धातु और जंग में मानवीय कहानियां संरक्षित थीं। जब उन्होंने 1985 में टाइटैनिक को खोजने का बीड़ा उठाया तो दुनिया को एक तकनीकी गोताखोरी, शायद कुछ पतवार की तस्वीरें या किंवदंती में खोई हुई किसी चीज की एक झलक की उम्मीद थी। लेकिन बेलार्ड ने जो खोजा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें न केवल इस्पात और कीलों के अवशेष मिले, बल्कि अधूरी जिंदगियों का एक इतिहास भी मिला। यह एक ऐसा जहाज था जो समय और बल से टूट चुका था, फिर भी अपनी कहानी को बयां करने में आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण था। इस मिशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। 1980 के दशक के आरंभ में अमेरिकी नौसेना के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसमें गोपनीयता और सटीकता की आवश्यकता थी। 2 परमाणु पनडुब्बियां यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन विशाल अटलांटिक महासागर में गायब हो गई थीं और अपने पीछे केवल प्रश्न और गोपनीय जानकारी छोड़ गई थीं। उनका पता लगाना रणनीतिक महत्व का मिशन था, लेकिन नौसेना
सोवियत खुफिया एजेंसियों को हर खोज और सोनार सिग्नल की सूचना देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विशेषज्ञता और विवेक के साथ गहरे समुद्र में यात्रा कर सके। रॉबर्ट बेलार्ड, जो पहले से ही समुद्र तल के विशेषज्ञ थे, इस आवश्यकता के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। नौसेना का मिशन सीधा सादा प्रतीत होता था, लेकिन इसमें कुछ भी स्पष्ट होने के लिए नहीं था। बेलार्ड को लापता पनडुब्बियों को खोजने, उनके मलबे का नक्शा बनाने और परमाणु सुरक्षा से संबंधित स्थितियों को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था। हर स्कैन और हर तस्वीर में सटीकता अनिवार्य थी, फिर भी ऑपरेशन को हानिरहित दिखना था। खुले तौर पर सैन्य हस्तक्षेप से सवाल उठते, इसलिए एक विश्वसनीय आवरण आवश्यक था। वह कवर टाइटैनिक बन गया। तब तक बेलार्ड की टीम ने अत्यधिक गहराई के लिए उपकरणों को पूरी तरह से विकसित कर लिया था। दूरस्थ वाहन मानव पहुंच से बहुत दूर समुद्र तल पर सरक सकते थे, जबकि पनडुब्बियां नीचे की संरचना को बिना परेशान किए स्पष्ट चित्र प्रदान करती थीं। नौसेना का अत्यंत गुप्त उद्देश्य इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जहाज के मलबे की खोज जैसे सार्वजनिक अभियान से पूरी तरह मेल खाता था। टाइटैनिक ने ध्यान भटकाने का एक बेहतरीन जरिया मुहैया कराया, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेगी। जनता के लिए यह अभियान दशकों पहले खोए हुए एक पौराणिक जहाज को खोजने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। कैमरों और सेंसरों ने समुद्र तल की छानबीन की मलबे के निशानों का पीछा किया और उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जिन्हें पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। रिपोर्टर, वैज्ञानिक और उत्साही लोग बॉयलर पोर्ट होल और जहाज के आगे पीछे के रहस्यमय आकार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कुछ ही लोगों को यह संदेह था कि इस उत्साह के पीछे बेलार्ड का असली मिशन परमाणु पनडुब्बियों की रूपरेखा का पता लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समुद्री परिस्थितियों की निगरानी करना था। दशकों बाद जब गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की गईं और बेलार्ड खुलकर बोलने के लिए स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की। टाइटैनिक की खोज एक शानदार चाल थी, एक ऐसी कहानी जो कहीं अधिक संवेदनशील मिशन के ऊपर गढ़ी गई थी। जनता ने एक ऐतिहासिक खोज देखी। नौसेना ने ऐसी खुफिया जानकारी और आंकड़े जुटाए जो वर्षों तक गुप्त रहे। बेलार्ड की स्वीकृति ने इस उपलब्धि को कम नहीं किया, बल्कि इसे और भी बढ़ा दिया, जिससे वैज्ञानिक खोज, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की रुचि को एक साथ संतुलित करने के लिए आवश्यक कौशल और सूझबूझ का पता चला। इस छिपे हुए उद्देश्य ने टाइटैनिक की कहानी को एक गहरा अर्थ दिया। यह अब केवल आपदा और मानवीय महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि गोपनीयता, रणनीति और सावधानीपूर्वक गणना के बारे में भी थी। जिस खोज ने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया था, वह शीत युद्ध के गुप्त दबावों से जुड़ी थी, जो जनता की नजरों से दूर घटित हो रही थी। इतिहास के प्रति अपने गहरे सम्मान और प्रौद्योगिकी पर अपनी महारत से प्रेरित होकर बेलार्ड ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ उस संतुलन को बनाए रखा। इस खोज को संभव बनाने वाली तकनीक 12,000 फीट की गहराई पर स्थित महासागर एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां दबाव स्टील को भी कुचल सकता था और अंधेरा अनंत तक फैला हुआ था। मानव गोताखोर वहां तक नहीं पहुंच सके और पारंपरिक सोनार से केवल धुंधली रूपरेखा ही दिखाई देती थी। बेलार्ड ने तकनीक का सहारा लिया और ऐसे उपकरण बनाए जिनसे वह अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ अथाह गहराई में देख सके। इसका मुख्य उपकरण आर्गो था, जो कई कैमरों और वास्तविक समय के वीडियो फीड से लैस एक रिमोट ऑपरेटेड स्लेज था। यह यंत्र समुद्र तल पर खामोशी से सरकता रहा और ऐसी स्पष्ट तस्वीरें भेजता रहा जो सोनार से अदृश्य विवरणों को भी उजागर कर देती थीं। कैमरे के हर झुकाव और रोशनी के हर समायोजन ने
समुद्र तल को एक जीवंत मानचित्र में बदल दिया। यह यंत्र धीरे धीरे सधी हुई गति से चलता रहा और न केवल धातु और मलबे को, बल्कि कीचड़ और तलछट में छिपे इतिहास के सूक्ष्म निशानों को भी कैद करता रहा। आर्गो के साथ एंगस नामक एक मानव रहित कैमरा प्रणाली भी थी, जो समुद्र तल का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करती थी। एंगस स्लेज के सीधे मार्ग से परे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकती थी और सतह पर अतिरिक्त चित्र भेजती थी। इन प्रणालियों ने मिलकर समुद्री अन्वेषण में क्रांति ला दी, जिससे एक ऐसी दुनिया में भी यात्रा करना संभव हो गया जो अब तक मनुष्यों के लिए बंद थी। पहली बार टाइटैनिक के पास बिना किसी व्यक्ति को उसकी अथाह गहराई में खतरे में डाले पहुंचा जा सकता था। बेलार्ड ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया। पारंपरिक सोनार खोज धीमी थी और अक्सर उससे धुंधली रूपरेखा के अलावा कुछ खास नहीं मिलता था। उन्होंने उस पद्धति को त्याग कर पनडुब्बी कार्य से प्रेरित एक विधि अपनाई, जिसमें मलबे के निशानों का अनुसरण किया जाता था। टाइटैनिक समुद्र तल पर टूटकर बिखर गया था, जिससे बॉयलर बीम और व्यक्तिगत वस्तुएं एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गई थीं। इन निशानों का मानचित्रण करके बेलार्ड मुख्य पतवार खंडों के स्थान का अनुमान लगा सकते थे, उन्हें सीधे देखने की आवश्यकता के बिना। हर छोटा टुकड़ा एक सुराग बन गया जो पूरी कहानी की ओर ले जाता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें धैर्य और सावधानी पूर्वक अवलोकन का संयोजन था। तकनीक और रणनीति का तालमेल बेहद सटीक था। सतह पर मौजूद ऑपरेटर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर गति और कोण को समायोजित करते हुए स्लेज को निर्देशित करते थे। कैमरे में कैद हर फ्रेम का विश्लेषण सुरागों के लिए किया गया। मुड़ा हुआ स्टील मानव निर्मित संरचना का संकेत देने वाली आकृतियां, ऐसी कोई भी चीज जो खोए हुए जहाज की मौजूदगी की पुष्टि कर सके। इस प्रक्रिया में सटीकता के साथ साथ अंतर्ज्ञान की भी आवश्यकता थी। नवाचार और सामरिक सूझबूझ को मिलाकर बेलार्ड ने एक काल्पनिक सपने को एक व्यवहार्य अभियान में बदल दिया। टाइटैनिक अब कोई काल्पनिक कथा या दूर की अफवाह नहीं रह गई थी। यह एक ठोस लक्ष्य बन गया था, जिसे मशीनों, कौशल और गहरे समुद्र में वस्तुओं की गति और ठहराव की समझ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। उन गोताखोरी से एक ऐसी दुनिया की पहली झलक मिली जिसे किसी भी इंसान ने वास्तव में कभी नहीं देखा था। त्रासदी और समय द्वारा आकारित एक छिपा हुआ परिदृश्य। खोज का क्षण। हफ्तों की सावधानी पूर्वक खोज के बाद टाइटैनिक का पहला वास्तविक संकेत 1 सितंबर 1985 को आधी रात के कुछ ही समय बाद दिखाई दिया। समुद्र हठपूर्वक खाली पड़ा था, कीचड़ और सन्नाटे का एक काला कैनवास। फिर मॉनिटर पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। यह एक टुकड़ा था, एक ऐसी आकृति जो प्रकृति की नहीं थी, न ही चट्टान की और न ही जलधारा की। जैसे ही छवि स्पष्ट हुई, चालक दल ने अपनी सांसें थाम लीं। सबसे पहले जो वस्तु पहचानी जा सकी वह जहाज के इंजन कक्ष का एक बॉयलर था। उसका विशाल जंग लगा ढांचा किसी अंधकारमय गिरजाघर में अवशेष की तरह पड़ा था, मानो लहरों के नीचे छिपी किंवदंती के सच होने का एकमात्र सुराग हो। उस एक टुकड़े से ही टीम ने मलबे के निशान का पीछा किया। समुद्र तल पर बीम पैनल और मुड़े तुड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो किसी की कल्पना से भी कहीं अधिक दूर तक फैले हुए थे। हर टुकड़ा हिंसक अलगाव और धीमी गति से क्षय की कहानी बयां कर रहा था। बेलार्ड ने बड़ी सटीकता से स्लेज को उस रास्ते पर चलाया, यह जानते हुए कि कहीं न कहीं इसी रास्ते पर टाइटैनिक का हृदय छिपा हुआ है। बिखरे हुए मलबे के बीच घंटों की मशक्कत के बाद जहाज के 2 विशाल टुकड़े आखिरकार स्क्रीन पर दिखाई दिए। जहाज का अगला और पिछला हिस्सा लगभग 2000 फीट की दूरी पर अलग हो गया था। उन ताकतों के कारण
जो लगभग 74 साल पहले जहाज को टुकड़े टुकड़े कर चुकी थीं। यह दृश्य इतिहास की पुष्टि से कहीं अधिक था। यह बेहद भावुक क्षण था। जंग लगा स्टील कीचड़ से ऐसे उभरा हुआ था मानो किसी लंबे समय से भुला दिए गए विशालकाय जीव की हड्डियां हों। सीढ़ियां, बल्कहेड और रेलिंग उस मानवीय महत्वाकांक्षा की गंभीर याद दिला रही थीं जिसने इस जहाज का निर्माण किया था। इसका आकार लगभग अकल्पनीय था। खंजर की तरह नुकीला धनुषाकार भाग जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी भव्यता का भाव समेटे हुए था। फटा पुराना और मुड़ा हुआ पिछला भाग मानो उन हिंसक शक्तियों की कहानी कह रहा था जिन्होंने इसे आगे के हिस्से से अलग कर दिया था। बैलार्ड और उनकी टीम के लिए वह क्षण विस्मय और मौन श्रद्धा का मिला जुला अनुभव था। वे कुछ ऐसा देख रहे थे जो दशकों से मानवता से छिपा हुआ था, फिर भी जहाज का मलबा उन लोगों की कहानी बयां कर रहा था जो उसमें मारे गए थे। यह स्थल न्यू फाउंडलैंड से लगभग 350 समुद्री मील दूर, तटों से बहुत दूर, इतने गहरे पानी में स्थित था कि कोई गोताखोर वहां जीवित नहीं रह सकता था। 12,000 फीट की गहराई पर दबाव अकल्पनीय था। फिर भी बैलार्ड की तकनीक ने समुद्र तल को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बना दिया। कैमरे में कैद हर विवरण मानव कौशल और समुद्र की असीम शक्ति का प्रमाण था। कीचड़ में पड़े जहाज के हिस्सों को देखकर बैलार्ड समझ गए कि यह महज एक जहाज का मलबा नहीं था। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, विफलता और स्मृति की एक थमसी कहानी थी। इस खोज ने जलमग्न अन्वेषण की संभावनाओं को तुरंत बदल दिया। दुनिया के लिए टाइटैनिक मिथक से एक ठोस वास्तविकता में तब्दील हो गया था। बैलार्ड के लिए यह दशकों की तैयारी, रणनीति और अंतर्ज्ञान की पुष्टि थी। उन्होंने न केवल किंवदंती में खोए हुए जहाज का पता लगाया था, बल्कि इतिहास की गहराइयों में झांकने का द्वार भी खोल दिया था। सतह पर प्रेषित प्रत्येक छवि, प्रत्येक फ्रेम में खोई हुई जिंदगियों का भार मानवीय अहंकार के परिणाम और उस पोत की मनमोहक सुंदरता समाहित थी जिसने कभी न डूबने का दावा किया था। पहली वास्तविक तस्वीरें और उनसे जो पता चला, बैलार्ड के कैमरों से जो पहली तस्वीरें सामने आईं, वे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थीं। धुंधली स्क्रीन पर सबसे पहले बॉयलर दिखाई दिए, विशालकाय सिलेंडर जो कभी जहाज को शक्ति प्रदान करते थे, अब कीचड़ भरे फर्श पर लावारिस और मुड़े तुड़े पड़े थे। जहाज के बाहरी आवरण अजीबोगरीब कोणों पर उभरे हुए थे जो डूबने की ताकत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। स्टील के बीम एक दूसरे को काटते हुए ऐसे लग रहे थे मानो किसी विशाल समुद्री जीव का कंकाल हो, और मशीनरी के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे जो टाइटैनिक की विशालता और जटिलता का संकेत दे रहे थे। हर फ्रेम स्पष्टता और अव्यवस्था का मिश्रण प्रस्तुत कर रहा था जो मानव शिल्प कौशल और उसे चकनाचूर करने वाली हिंसा दोनों का प्रमाण था। जैसे जैसे स्लेज मलबे के और अधिक हिस्से को कैप्चर करते गए, बैलार्ड ने एल्विन के साथ आगे के गोताखोरी की तैयारी शुरू कर दी, जो एक मानव निर्मित पनडुब्बी थी जो खोजकर्ताओं को उन गहराइयों में ले जाने में सक्षम थी जहां सामान्य जहाज डूब जाते। अंदर उसे धातु से कहीं अधिक कुछ दिखाई दिया। खिड़कियां जो कभी यात्री केबिनों की खिड़कियां हुआ करती थीं, धुंधले समुद्र को जमे हुए स्मृतियों की तरह दिखा रही थीं। मलबे से सीढ़ियां ऊपर उठ रही थीं, अलंकृत, लेकिन जंग लगी हुई उस विलासिता की कहानी कह रही थीं जिसने टाइटैनिक को पौराणिक बना दिया था। लकड़ी के पैनल, फर्नीचर के टुकड़े, व्यक्तिगत वस्तुएं जैसी छोटी छोटी चीजें भी उन लोगों के जीवन की झलक देती थीं जो कभी इस जहाज पर सवार थे। भीतरी हिस्से अपनी खामोशी में रहस्यमय थे, मानो दबाव, ठंड और मानवीय स्पर्श से दूर रहकर संरक्षित इतिहास का एक संग्रहालय हो।
ये तस्वीरें इतिहासकारों के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों की पुष्टि करती हैं, जिन्हें वे साबित नहीं कर पाए थे। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था। उसका अगला और पिछला हिस्सा अलग-अलग समुद्र तल पर पड़े थे। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अगला हिस्सा नुकीला और लगभग आकर्षक लग रहा था। पिछला हिस्सा ढह गया था और मुड़ गया था, जो डूबने के दौरान उसे आगे के हिस्से से अलग करने वाली ताकतों का स्पष्ट प्रमाण था। बचे हुए लोगों के बयानों से लंबे समय से इस अलगाव की ओर इशारा मिलता रहा था और बाद में हुए फोरेंसिक अध्ययनों ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन अब सबूत अकाट्य थे, जो स्पष्ट और अकाट्य तस्वीरों में कैद थे। बेलार्ड और उनकी टीम के लिए इसका महत्व तकनीकी उपलब्धि से कहीं अधिक था। वे एक ऐसे जहाज की अंतिम अवस्था देख रहे थे जो किंवदंती बन चुका था। दशकों पुरानी कहानियों के पीछे छिपी भौतिक सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। हर बोल्ट, हर मुड़ी हुई प्लेट, हर अंधेरा गलियारा एक ऐसी कहानी बयां कर रहा था जिसे कोई लिखित रिकॉर्ड बयां नहीं कर सकता था। यह मलबा मात्र नहीं था, यह मानवीय महत्वाकांक्षा, विफलता, अधूरी जिंदगियों और थम सी गई यादों का एक रिकॉर्ड था। रिमोट कैमरों और मानवयुक्त पनडुब्बियों के संयोजन ने बेलार्ड को टाइटैनिक की कहानी इस तरह से बताने में सक्षम बनाया कि दुनिया आखिरकार इसे समझ सके। इन तस्वीरों में गहराई थी क्योंकि वे इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, जिन्हें एक ऐसे वातावरण में संरक्षित किया गया था जिसका अनुभव कुछ ही लोग कर सकते हैं। सतह पर मौजूद पर्यवेक्षकों ने नीचे छिपी हुई चीज की विशालता, उसकी नाजुकता और उसकी खामोश शक्ति को समझा। टाइटैनिक अब अफवाहों और किंवदंतियों की कहानी मात्र नहीं रह गई थी। इन पहली तस्वीरों के माध्यम से यह अपने भाग्य का एक ठोस अकाट्य गवाह बन गई उन शक्तियों की याद दिलाती है जिन्होंने जहाज और उस पर सवार लोगों के जीवन को आकार दिया था। हर तस्वीर, हर वीडियो फुटेज लहरों के ऊपर समय से अछूती दुनिया को कैद करती थी, फिर भी नीचे समय से आकार लेती हुई। टाइटैनिक आखिरकार मिथक से वास्तविकता में आ गया था और इसने जो सच्चाई उजागर की वह किसी भी कहानी जितनी ही दिलचस्प थी। बेलार्ड ने जो खोजा था लेकिन जिसका जिक्र नहीं किया। कैमरों ने टाइटैनिक की टूटी फूटी जंग लगी भव्यता को कैद कर लिया था, लेकिन बेलार्ड जानते थे कि वे जिस जगह पर खड़े हैं वह सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह एक कब्रगाह थी, एक ऐसी जगह जहां मानवीय महत्वाकांक्षा और मानवीय जीवन निर्मम सागर से टकराए थे। उन्होंने एक भी कलाकृति हटाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे समझते थे कि स्थल से कोई भी वस्तु हटाना इतिहास का सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान होगा। उनके लिए टाइटैनिक कोई खजाना नहीं था बल्कि गहरे समुद्र की ठंड, दबाव और सन्नाटे में संरक्षित एक गंभीर स्मारक था। मलबा स्वयं सम्मान का पात्र प्रतीत होता था। लोहे को खाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित बर्फ की डंडी जैसी संरचनाएं जो बीमों और प्लेटों पर फैली हुई थीं, धीरे धीरे पतवार को खा रही थीं, साथ ही उसके आकार को भी संरक्षित कर रही थीं। वे प्रकृति के समय के अभिलेख की तरह लटके हुए थे, नाजुक लेकिन निरंतर धातु को भंगुर मूर्तिकला में रूपांतरित करते हुए। हर खुरदुरा कण क्षय की कहानी बयां कर रहा था। यह प्रकट कर रहा था कि टाइटैनिक डूबने के दशकों बाद भी मर रहा था। बेलार्ड ने इन संरचनाओं को आकर्षण और श्रद्धा के साथ देखा, विनाश और संरक्षण के द्वंद्व को पहचानते हुए। जहाज के मलबे में मानव जीवन के निशान बचे थे। बिखरे और घिसे पिटे जूते उन लोगों की मूक गवाही दे रहे थे जो कभी इस जहाज पर रहते थे। सामान, निजी चीजें और घरेलू सामान के टुकड़े उन दिनचर्याओं की ओर इशारा कर रहे थे जो पल भर में थम गईं। ये वस्तुएं छोटी थीं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। एक ऐसी दुनिया के साधारण टुकड़े
जो लहरों के नीचे विलीन हो गई थी। ये समय में जमे हुए क्षणों की कहानी कहती थीं, ऐसी यादें जो तस्वीरों या दस्तावेजों में नहीं, बल्कि उन अवशेषों में संरक्षित थीं, जो उन शवों के अवशेषों में बचे थे जो बहुत पहले सड़ चुके थे। खोजकर्ताओं ने इन निशानों को सावधानी पूर्वक प्रलेखित किया। तस्वीरें और वीडियो लिए जो मलबे के विशाल आकार और मानवीय क्षति की अंतरंगता दोनों को व्यक्त करते थे। मुड़ी तुड़ी और जंग लगी हुई जहाज की संरचना इन अवशेषों के लिए एक नीरस पृष्ठभूमि प्रदान करती थी। सीढ़ियां खाली गलियारों की ओर जाती थीं। खिड़कियों से केबिनों के बजाय काला पानी दिखाई देता था। कभी सजावटों से सजी दीवारें अब केवल जंग और गाद से ढकी थीं। हर छोटी से छोटी चीज यह दर्शाती थी कि समुद्र की शक्ति के सामने मानवीय प्रयास कितने निष्कलंक हो जाते हैं। बैलार्ड ने इस स्थल को एक पवित्र अभिलेख के रूप में देखा, जहां हर वस्तु और संरचना का एक ऐसा अर्थ था जिसे न तो मिटाया जा सकता था और न ही उस पर दावा किया जा सकता था। उन्होंने हर चीज का दस्तावेजीकरण किया, मलबे का सावधानीपूर्वक मानचित्रण किया और उसे अछूता छोड़ दिया ताकि वह क्षति और इतिहास का साक्षी बना रहे। टाइटैनिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी कायम रहा, जिसकी अभिव्यक्ति जंग लगे अवशेषों, बिखरे जूतों और टूटे हुए स्टील में झलकती है। इसकी कहानी संग्रहालयों में रखी वस्तुओं में नहीं, बल्कि सम्मान और संयम से निर्देशित सावधानीपूर्वक अवलोकन में जीवित रही। अंततः टाइटैनिक लहरों के नीचे एक स्मारक बनकर रह गया, एक कब्र और इतिहास का प्रतीक। समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होता चला गया, लेकिन फिर भी उन जिंदगियों की कहानियों को संजोए रहा जिन्हें इसने अपने साथ ले लिया था। बैलार्ड ने यह सुनिश्चित किया कि यह वैसा ही बना रहे। टाइटैनिक का जो हिस्सा अछूता रह गया, उसमें खोई हुई जिंदगियों की कहानियां छिपी हैं, लेकिन दुर्घटना स्थल पर मानव उपस्थिति का एहसास रूप से नहीं, बल्कि अनुपस्थिति से अधिक होता है। कोई शव नहीं बचा है। 12,000 फीट की गहराई पर अत्यधिक दबाव और जमा देने वाली ठंड, जिसे वैज्ञानिक कैल्शियम कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई कहते हैं, यह सुनिश्चित करती है कि जैविक पदार्थ टिक नहीं सकते। जो कुछ बचा है वह व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, उस दुनिया के टुकड़े जो कभी लहरों के ऊपर फलती फूलती थी। जूते, बर्तन, पत्र और कपड़े समुद्र तल पर बिखरे पड़े हैं। त्रासदी के मूक गवाह हैं, उन स्थानों को चिह्नित करते हैं जहां कभी जीवन बसा हुआ था लेकिन अब समाप्त हो चुका है। बैलार्ड ने इन कलाकृतियों के महत्व को रेखांकित किया। वे संग्रहण या प्रदर्शन के लिए कोई खजाने नहीं थे। वे कठोर निर्दयी वातावरण में संरक्षित मानवता की प्रतिध्वनियां थीं। प्रत्येक वस्तु में एक कहानी समाहित थी, एक ऐसा क्षण जो उस समय थम गया था जब जहाज का अंत हुआ था। शरीरों की अनुपस्थिति ने इन अवशेषों की मार्मिकता को और बढ़ा दिया। एक जूता जो एक तरफ पड़ा था, जल्दबाजी में उठाए गए कदमों का संकेत दे रहा था। एक खुला हुआ सूटकेस अचानक छोड़ी गई योजनाओं का सुझाव दे रहा था। ये अवशेष एक शांत स्मारक की तरह थे, जो शब्दों या तस्वीरों के बिना ही इस भयावह क्षति को बयां कर रहे थे। इस जहाज के मलबे को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल घोषित किया गया है। 2012 से इसे यूनेस्को के संरक्षण में रखा गया है और यह समुद्री विरासत को संरक्षित करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत आता है। इन उपायों से यह बात स्पष्ट होती है कि टाइटैनिक महज एक जहाज का मलबा नहीं है। यह एक कब्र है, मानवीय महत्वाकांक्षा और कमजोरी का प्रमाण है, और एक ऐसा स्मारक है जो किसी व्यक्ति या सरकार का नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। बचाव कार्यों में 5,500 से अधिक कलाकृतियां बरामद की गई हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया गया है
और दुनिया भर के संग्रहालयों में परिसेको में प्रदर्शित किया गया है। ये वस्तुएं जहाज पर सवार लोगों से ठोस संबंध स्थापित करती हैं, लेकिन बेलार्ड ने स्वयं कभी भी इन्हें हटाने की अनुमति नहीं दी। उनका मानना था कि सबसे सार्थक संरक्षण उसी स्थान पर होता है जहां इतिहास और त्रासदी समुद्र तल से मिलते हैं। इस स्थल से गुजरते हुए मानवीय क्षति की भयावहता का एहसास होता है। जहाज का अगला और पिछला हिस्सा अलग अलग होकर खामोशी से खड़े हैं, मानो अपने आप में स्मारक हों। मलबे में बिखरी हुई व्यक्तिगत वस्तुएं हमें याद दिलाती हैं कि हताहतों की सूची में दर्ज प्रत्येक संख्या एक जीवन था, एक कहानी जो अचानक समाप्त हो गई। इस सन्नाटे में एक गंभीर गरिमा है, एक शांत आग्रह है कि ये घटनाएं भले ही लोग अब इस दुनिया में न हों, फिर भी भूली नहीं जा सकती। लहरों के नीचे डूबा टाइटैनिक एक चेतावनी और एक स्मृति दोनों के रूप में मौजूद है। यह मानवीय योजनाओं की नाजुकता, प्रकृति की अनिश्चितता और अप्रत्याशित रूपों में स्मृति की स्थायित्व को दर्शाता है। बेलार्ड के काम ने यह सुनिश्चित किया कि भले ही शरीर अब मौजूद न हो, लेकिन कहानियां, कलाकृतियां और खोए हुए जीवन का भार बरकरार रहे। आज टाइटैनिक का जीर्ण शीर्ण होना और उसकी पुनर्खोज होना। खोज के दशकों बाद भी टाइटैनिक जीर्ण शीर्ण होते हुए भी नए नए अध्याय खोलता रहता है। आधुनिक खोजों से पता चलता है कि धनुष की रेलिंग जैसे कभी ठोस रहे हिस्से अपने ही भार से ढह रहे हैं। जंग और क्षरण लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जहाज का आकार बदल रहा है, और जो संरचनाएं शुरुआती डूबने से बची थीं, वे धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशकों में जहाज के बड़े हिस्से पूरी तरह से गायब हो सकते हैं और समुद्र तल पर केवल बिखरे हुए टुकड़े ही रह जाएंगे। किंवदंतियों में अमर प्रतीत होने वाला यह पोत धीरे धीरे उन शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण कर रहा है जिन्होंने इसे नष्ट किया था। इस क्षय के बावजूद इस मलबे से अब भी अप्रत्याशित खोजें सामने आ रही हैं। खोजकर्ताओं ने हाल ही में मलबे के भीतर दशकों से छिपी हुई वस्तुएं खोजी हैं। सबसे उल्लेखनीय वस्तुओं में से एक वर्साय की डायना की एक छोटी सी मूर्ति है जो मलबे में सुरक्षित पाई गई। इस तरह की वस्तुएं जहाज पर सवार लोगों से जीवंत जुड़ाव प्रदान करती हैं, जो उनकी रुचियों और एक ही रात में थम गए जीवन को दर्शाती हैं। प्रत्येक खोज त्रासदी की हमारी समझ को गहरा करती है, साथ ही यह भी उजागर करती है कि जो कुछ बचा है वह वास्तव में कितना नाजुक और क्षणभंगुर है। कुछ बरामद कलाकृतियां दुनिया भर में यात्रा कर चुकी हैं, जो दर्शकों को टाइटैनिक से एक प्रत्यक्ष जुड़ाव प्रदान करती हैं। बिग पीस जैसी प्रदर्शनियां, जो जहाज के पतवार का 15 टन का एक हिस्सा है, दर्शकों को गहराई में गोता लगाए बिना जहाज के एक टुकड़े का अनुभव करने का अवसर देती हैं। ये टुकड़े इतिहास को वर्तमान में लाते हैं, चिंतन और जिज्ञासा को आमंत्रित करते हैं। जहाज का बचा हुआ हिस्सा समुद्र में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे जंग लगने से उसका स्टील आकार बदल रहा है, जिससे उसका विशाल आकार और कहानी दोनों ही अपने मूल रूप में संरक्षित हैं। बेलार्ड का काम टाइटैनिक तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अन्य प्रतिष्ठित जहाजों के मलबे भी खोजे, जिनमें जर्मन युद्ध पोत, बिस्मार्क विमानवाहक पोत, यूएसएस यॉर्कटाउन और जॉन कैनेडी का PT-109 शामिल हैं। प्रत्येक अभियान ने इतिहास को उसके परिवेश से विघ्न डाले बिना उजागर करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उनका दृष्टिकोण सटीक वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के साथ साथ इन स्थलों से जुड़ी मानवीय कहानियों को संप्रेषित करने की क्षमता को भी दर्शाता था। इससे जनता को इतिहास का जीवंत
और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। आज टाइटैनिक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। बैलार्ड ने यह सुनिश्चित किया कि जहाज के मलबे का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाए, उसकी कहानी को संरक्षित किया जाए और दुनिया के साथ उसके महत्व को साझा किया जाए। जहाज भले ही जीर्ण शीर्ण होता जा रहा हो, लेकिन उसकी कहानी, उसमें सवार जिंदगियां और उससे मिलने वाले सबक आज भी जीवित हैं, और जो कोई भी इसके इतिहास को जानने के लिए उत्सुक है वह उन तक पहुंच सकता है। अंततः बैलार्ड ने जो स्वीकार किया। जब रॉबर्ट बैलार्ड ने टाइटैनिक पर अपने अंतिम विचार व्यक्त किए तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी। यह कभी भी किसी गुप्त वस्तु को उजागर करने या किसी नाटकीय खुलासे के बारे में नहीं था। जो कुछ उन्होंने पाया वह इससे कहीं अधिक गहरा था। बल और समय के प्रभाव से क्षतिग्रस्त जहाज, जिसका अगला और पिछला हिस्सा अलग हो चुका था, स्टील मुड़ा हुआ और घिसा हुआ था, फिर भी एक ऐसी कहानी बयां कर रहा था जिसे कोई किताब या तस्वीर पूरी तरह से बयां नहीं कर सकती थी। उनके मन में सबसे अधिक जो बात बसी रही वह थी लोगों के निशान। निजी वस्तुओं ने उन स्थानों को चिह्नित किया जहां कभी जीवन की कहानियां चलती थीं। बैलार्ड के लिए टाइटैनिक धातु और क्षय में लिखा एक वृत्तांत था। जूते उन जगहों पर पड़े थे जहां कभी यात्री जल्दबाजी में चलते थे। खिड़कियां अब खाली गलियारों की ओर खुलती थीं। सीढ़ियां अभी भी खड़ी थीं, जो साधारण और ऐतिहासिक दोनों ही क्षणों के लिए बनाई गई थीं। ये केवल प्रदर्शन के लिए रखी गई वस्तुएं नहीं थीं। वे इस बात का प्रमाण थे कि लोग वहां रहते थे, वहां योजनाएं बनाते थे और उन्हीं डेक पर खड़े होकर भविष्य के बारे में सोचते थे। जैसे जैसे बैलार्ड उस स्थल के बारे में बात करते गए, उनका लहजा खोज से जिम्मेदारी की ओर बदल गया। यह मिशन महज एक तकनीकी जीत नहीं थी, यह एक नैतिक निर्णय था। उनका मानना था कि मलबे को हटाने के बजाय उसकी देखभाल की जानी चाहिए। वस्तुओं को हटाने से उस स्थान का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यह स्थल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहां सब कुछ अपनी जगह पर ही बना रहा। हर चीज को यथास्थान छोड़कर बैलार्ड ने पूरी कहानी को संरक्षित किया, जिससे इसे स्मृति चिन्हों तक सीमित किए बिना अध्ययन, मानचित्रण और समझा जा सके। इस निर्णय ने यह निर्धारित किया कि भविष्य में दुनिया टाइटैनिक को किस प्रकार देखेगी। बैलार्ड ने दिखाया कि कुछ खोजें अपना महत्व खो देती हैं जब उन पर दावा किया जाता है। इस खोज की शक्ति संयम में निहित थी। इसमें छवियों, दस्तावेजीकरण और सावधानीपूर्वक अवलोकन को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया, न कि उनका दोहन। यह जहाज एक ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में अक्षुण्ण रहा, न कि अलग अलग संग्रहों में बिखरे टुकड़ों में विभाजित हुआ। इसे साझा करते हुए बैलार्ड ने एक मलबे से कहीं अधिक बड़ी बात का खुलासा किया। उन्होंने दिखाया कि समुद्र और समय के सामने मानवीय महत्वाकांक्षा कितनी नाजुक हो सकती है। हमारी महानतम रचनाएं हमेशा के लिए नहीं टिकती, वे केवल परिस्थितियों के अनुकूल ही बनी रहती हैं। आज बैलार्ड के शब्द उनके द्वारा देखे गए अनुभवों का सार लिए हुए हैं। टाइटैनिक आज भी वहीं खड़ा है, इस्पात, जंग और संरचना के माध्यम से अपनी कहानी संजोए हुए। जो लोग ध्यान से देखना चाहें, उन्हें यह इतिहास नश्वरता और मानवता द्वारा छोड़े गए सूक्ष्म निशानों की झलक दिखाता रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।